हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके इथनोग्राफिक स्टडी ऑफ रिलीजन के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो एम एन श्रीनिवास थे, उन्होंने स्टडी करी थी कुर्ग विलेज के बारे में कि किस तरह से वहाँ के लोग रहते हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, ठीक है, क्या वो धर्म को फॉलो करते हैं। इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, जो कुर्ग आपकी विलेज है वो बहुत ही आपके दक्षिण भारत के अत्यंत रमणीय और दार्शनिक स्थलों में एक थे। ये आपके जो ऐतिहासिक और सामाजिक पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, आपके पूरी तरीके से ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके रेनफॉल होते हैं, काफ़ी फ्लडेड रिवर्स हैं, और ये काफ़ी मतलब कि डेंस फॉरेस्ट इसमें मौजूद है, राइट। तो ये सारी बातें इसके बारे में थी दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इसके अंदर आपके काफ़ी रिजर्व फॉरेस्ट भी आते हैं, और आपके जो कुर्ग है वहाँ पे कावेरी नदी भी बहती, कावेरी नदी बहती। इसके बावजूद यहाँ पे कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ये यहाँ की कमी भी है दोस्तों। ठीक है, ये मतलब एक तरह से जो कुर्ग है वो बहुत ही आइसोलेटेड रीजन है, जहाँ पे जो लोग हैं वो उनके जो जीवन जीने का जो उनका ढंग है और जो उनकी संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा अलग है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जो आपका कुर्ग है वहाँ पे आपका क्या है, राइस ग्रोइंग एरिया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ ये है कि जो भी मतलब कि वो अनाज उगाते हैं वहाँ पे मतलब मेनली चावल ही उगाया जाता है। और जो उनकी बेसिक मतलब की नेसेसिटी होती, जो बेसिक की जो उनके आइटम्स होते हैं, इसके लिए वो डेली विजिट करते हैं अपने जो मार्केट्स होती हैं उनके आसपास में, वहाँ पे डेली विजिट करते हैं। और वो लोग चावल को बेचते हैं, उसके बदले में उनको कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे कि अपने वो जो बेसिक नेसेसिटी की जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उसको खरीद सके, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि जो इनकी लाइफ स्टाइल थी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मुश्किल भरी थी, क्योंकि आप देखिए ना, आप डेली ट्रा मतलब कि अप डाउन कर रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो अपने, इसमें आपका आधा टाइम चला जा रहा है। जैसे हम लोग हैं, अगर हमारे घर के आसपास बहुत सारे मार्केट्स होते तो हम आसानी से जा कर के सामान को ले आते, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी इनको सामान को लेने में। लाइक तो इससे आप स्वाभाविक है कि यहाँ पे जो इनका मतलब कि लाइफ स्टाइल था, जो जीवन था इनका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, राइट। अब देखिए, जो कुर्ग है वहाँ पे जो उत्तर और पूर्व में जो इनके मैसूर राज्य है वहाँ पे आपकी कन्नड़ भाषा बोली जाती है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। और जो इनके देखिए दक्षिण और पश्चिम में आपकी तमिल भाषा को बोला जाता है दोस्तों। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से वहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर है दोस्तों। अब देखिए, हम डिस्कस करेंगे आपके कुर्ग विलेज के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, जो आपको अगर कुर्ग की आपको खासियत समझने के लिए आपको इसके जो ज्योग्राफिकल और इसकी जो स्थानीय संरचना है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो आपकी स्टेट थी, ठीक है। ये आपके दो यहाँ पे टाउन थे, आपके पहले कहते हैं आपके मरारा थे, उसके बाद देखिए ये इसकी यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद वेरापेट है। तो ये दोनों ही क्या है, मतलब कि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टाउन है, जिसमें कि देखिए अभी यहाँ पे देखिए जो लिखा है कि पीपल ऑफ कुर्ग स्पीक कोडी लैंग्वेज विच इज कनेक्टेड विद द कनाडा एंड विद द लैंग्वेज ऑफ द मालाबार कोस्ट, राइट। यहाँ पे इसका मतलब यही कि जो कुर्ग के लोग थे वहाँ पे अभी कोगडी भाषा को बोलते थे, ठीक है। जैसे मतलब कि इस भाषा का तो अपना एक अस्तित्व था, ठीक है, स्वतंत्र अस्तित्व था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे इसका कनेक्शन आपकी कन्नड़ भाषा में देखा जाता था, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ हम लोग जैसे रहते थे हिंदी भाषा को बोलते हैं, जो भी हमारे कॉलेजेस में हम जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पे हमारा जो वर्क प्लेस है वहाँ पे हिंदी बोली जाती, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपकी जो कोगडी भाषा है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। और वहाँ पे जो स्कूल थे, वहाँ पे जो कार्यालय थे, वहाँ पर इस भाषा को बोला जाता था, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे ओका करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, जिसमें जो कुर्ग के लोग हैं इसको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, मतलब बहुत ही सम्मान के भाव से देखते हैं, क्योंकि देखिए जो इनके पूर्वज की ज़मीन होती थी वहाँ पर इन्होंने इसकी इनकी स्मरण में, जो अपने पूर्वज हैं उनकी स्मरण में ये मंदिर को बनवाया था। जैसे हम लोग होते हैं, तो जैसे हम लोग किसी की याद में कोई चीज़, कोई स्टैचू को बनवाते, कोई इमारत बनवाते, लाइक उसी तरह से यहाँ पे इन लोगों ने एक ओका का मंदिर बनवाया था जो इनके पूर्वजों की ज़मीन पर बना हुआ था, राइट। तो ये सब आपको बातें इनके बारे में ध्यान में रखनी। यहाँ पे देखिए, जो इनके भी घर होते थे, ठीक है, वो बहुत ही मतलब कि झोपड़ी थी, बहुत ही कन्फाइंड थे, ठीक है, बहुत ही पर्टिकुलर प्लेसेस में रहते थे। यहाँ पे जो उनके घर थे वो मतलब कि उसमें क्या था, बहुत ही झुंड में रहते थे, मतलब एक यहाँ की इनके आसपास क्या था कि बहुत ज़्यादा खेत फैले हुए थे, ठीक है। इनके जो पूर्वज की ज़मीन थी वहाँ पे मतलब कि जंगल था, चारागाह था, धान की खेती के लिए भूमि यहाँ पे थी। तो इनके घर के आसपास आपके किचन हुआ करते थे, और देखिए घरेलू काम के लिए आपके जो पानी के लिए एक तालाब और कुएं की व्यवस्था भी थी। तो ये सारी चीज़ें इनकी विलेज के बारे में दोस्तों थी, ठीक है। और यहाँ पे जो इनके पूर्वज लोग रहते थे उनके घर काफ़ी बड़े बने हुए थे, पत्थरों के बने हुए थे, ठीक है। जो यहाँ पे कारपेंटर्स थे वो सभी इनके घर के बनवाते थे, तो मतलब कि जो बड़े लोग थे, जो मतलब कि पूर्वज लोगों का घर काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो ये सब इनके कुर के विलेज के बारे में था, ठीक है। तो आगे देखते हैं भी हम लोग।
अभी देखिए हम बात करेंगे आपके लेगेसी ऑफ कुर के बारे में, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको कुर की विरासत के बारे में यहाँ पे देखिए कोई आपकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन हम ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ये कह सकते हैं कि जो इनका जीवन था वो काफ़ी मुश्किल था। मतलब उनका आधा टाइम इसमें चला जाता था कि किस तरह से हम जो अपनी व्यवस्था उसको मतलब कि ठीक से करें, सुव्यवस्थित करें। और यहाँ पे देखिए अगर किसी ने उन पर मतलब अटैक कर दिया तो क्या होगा, उनके पास मतलब लड़ने के लिए या बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता था, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ टाइम तक ये लोग आपस में अलग-अलग रहने लगे थे और इनके आस आपस में देखिए यूनिटी नहीं थी, एकता का अभाव था। इस वजह से जो इनका जीवन था काफ़ी ज़्यादा पीड़ाजनक साबित हो गया था, राइट दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए लिखा कि आपकी 9th सेंचुरी में आपके जो चोंगलवा और कोंगलवा डायनेस्टी उन्होंने इस पर अटैक करा था और इसको जीत लिया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो चोंगलवा हैं उन्होंने युद्ध जीत करके जो कुर के क्षेत्र हैं उसको अपना राज्य बनाया था और बेदनूर को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। और जो चोंगलवा थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखिए जो आपका पूर्व का राज्य उस पर अधिकार कर लिया था, राइट। तो ये इनके बारे में कुछ बातें थी। आगे हम यहाँ पे देखते हैं आपका देखिए जो दोनों ही हमारी डायनेस्टी थी, जो दोनों ही राजवंश थे, वो आपके जैन धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपकी 11th सेंचुरी में आपके जो चंगलवा थे वो जागीर बन गए थे और बाद में चल करके इन्होंने आपके जो शैव धर्म होता है उसमें परिवर्तन कर लिया था, राइट। तो ये इन सब के बारे में कुछ बातें थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि आपकी एक नई डायनेस्टी आई होसल करके, तो यहाँ पे देखिए वो पावर में आई थी। तो ये इन्होंने मतलब कि कुर्ग में आपके चंगलवा सिंह की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा बैटल हुई थी कुर्ग को लेकर के। और उसमें जो चुंगलवा थे वो आपके हार गए थे, ठीक है। उससे मतलब कि क्या हुआ कि जब ये लोग हार गए तो इनके जो बहुत सारे हाथी थे, घोड़े थे, जो मतलब सोने का सामान थे, वो सब किसने चुरा लिया था, होसल के लोगों ने चुरा लिया था। और अपना जो आर्मी जनरल था, ठीक है, बद्रसार, उसको भेजा था ताकि मतलब कि फिर से वो अटैक करे चुंगलवा पे, राइट। तो फिर उसके बाद लास्ट में क्या हुआ कि वो जो बद्रसार थे वो आपकी बैटल को जीत गए थे पूरी तरीके से और वहां पे इस्टेब्लिश करी थी कैपिटल को बालपुर, राइट। तो ये सभी इनके बारे में बातें थी दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि फिर ब्रिटिश का राज आ गया था आपके, तो पूरी तरीके से जो हमारे इनका जो डायनेस्टी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, राइट। यहाँ पे देखिए लिखा भी कि द अथॉरिटी ऑफ द कुर्ग, जो नाइक्स थे वो आर डिस्ट्रॉयड अंडर द जैन इन्वेडर्स। और यहाँ पे देखिए जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज था। यहाँ पे जो पोस्टल सर्विस को इस्टेब्लिश किया गया था और जो लैंड सर्वे थे उसको बनाया गया था, जिसकी वजह से जो इनका डिटेल फॉर्म में रिकॉर्डेड होगा किसमें, आपके हुक्मनामा एक था बुक, उसमें इनका जो भी रिकॉर्डेड फॉर्म था उसको था। तो इसके बारे में आपको बस ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर के ये कि बाद में क्या हुआ कि जो आपके ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने पूरा तरह से कुर्ग में अपने आप को मिला करके जो आपके लिंगायत के जो राजा थे उनका एक तरह से अंत कर दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए लैंड टेन्योर सिस्टम आएगा, जहाँ पे किस तरह से देखिए जो उनके राजवंश थे, जो मतलब लिंगायत राजा, जो उनकी जो मुख्य रूप से जो आय होती थी वो आपके लगान की व्यवस्था से आती थी, राइट। तो ये सभी इनके बारे में था। यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो आपके लैंड टेन्योर सिस्टम थे was very prevalent in Kurd. उनका लैंड जो जनरेट होता था फ्रॉम द लैंड was the major source of the income of लिंगायत राजास, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने पूरी तरीके से मतलब कि अपने ऊपर चार्ज ले लिया था और उसमें इंट्रोड्यूस किया था कुछ मतलब कि चेंजेस को। जैसे कि देखिए क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसमें यहाँ पे जो आपका लिखा है कि स्लेवरी वॉज एबॉलिस्ड एंड द स्लेव्स बिकम फ्री टू चूज देयर वर्क। मतलब कि यहाँ पे जो दास प्रथा थी उसकी एक तरह समाप्ति कर दी गई थी। और जो हमारी देखिए, और लेकिन देखिए ऐसा हुआ था कि वहाँ पे जो कुर थे उनका मतलब कि जो भू स्वामित्व था उस पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा था। और यहाँ पे जो आपकी जो उनके पास पूरी तरीके से फ्रीडम थी कि वो अपने जो भी चूज को वर्क को चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी कि स्लेव्स बिकम फ्री टू चूज देयर वर्क, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कॉफी प्लांटेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि जो इंक्रीज हुआ किसमें, आपके डिमांड ऑफ लेबर में, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बहुत सारे स्लेव्स थे वो इंगेज हो गए थे किसमें, आपके कॉफी प्लांटेशंस में, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा कि जो बहुत सारे मतलब कि जो दूसरा परिवर्तन इसका यही था कि वहाँ पे कॉफी प्लांटेशन का स्टार्ट हो गया था, जिससे कि जो श्रम की मांग थी यानी कि डिमांड ऑफ लेबर थी काफ़ी बढ़ गई थी। और जो मतलब कि जो वहाँ के जो स्लेव्स थे उन्होंने अपने जो स्वामी थे, जो अपने मास्टर्स थे, उनको छोड़ छोड़ दिया था और जो प्लांटेशंस में थे उसमें पूरी तरीके से शामिल हो गए थे, राइट। यहाँ पे लिखा भी कि स्लेव्स गॉट इंगेज्ड इन कॉफी प्लांटेशंस, राइट। उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे देखते हैं।
अभी देखिए यहाँ पे जो फॉरेन के प्लांटर्स थे वो भी यहाँ पे आकर के सेटल हो गए थे कुर्ग में बिकॉज ऑफ कॉफी प्लांटेशन। और जो हमारा देखिए रिलेशनशिप था किसके बीच में, मास्टर और स्लेव के बीच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए थे उसमें, क्योंकि देखिए अब उनके पास भी फ्रीडम थी कि वो अपने वर्क को चूज कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी डिफरेंसेस आ गए थे। और यहाँ पे जो लिखा है कि लेबर फ्रॉम अदर एरियाज ऑल्सो कम टू कुर्ग एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ लेबर फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज, ठीक है। जो आसपास के लोग थे वो भी मतलब कि काम के लिए आ रहे थे यहाँ पे। जैसे हम लोग देखते नहीं कि जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, ये सब क्या है, यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, काफ़ी यहाँ पे अच्छा काम, अच्छे पैसे मिलते हैं। तो इसलिए लोग जो होते हैं जो छोटे शहर से बड़े शहर की ओर जाते हैं, एक तरह से माइग्रेट करते हैं ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी सेम चल रही थी कि जहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, जहाँ पे आपको काम मिलेगा, आप वहीं पर ही तो जाओगे ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे कही गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि बिकॉज ऑफ कॉफी प्लांटेशन विच बिकम सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर राइस। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट किसको दिया जाता था, यहाँ पे पहले राइस प्लांटेशन होता था, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने आके कॉफी प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। और ये इनके लिए एक सोर्स ऑफ मनी और वर्क टू द लेबर्स बन गया था। मतलब कि एक तरह से क्या था, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मतलब इस की वजह से क्या हुआ कि जो ये आपके लैंड टेन्योर सिस्टम की वजह से समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव आए थे, ठीक है। मतलब एक तरह से जो इनकी कुर्ग की पूरे समुदाय की जो तस्वीर थी पूरी तरीके से बदल गई थी, राइट। तो ये इनके बारे में बातें थी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा कि जो कुर्ग थे वो डिवाइड हो गए थे आपके दो ग्रुप्स में, किसमें, जो पहला ग्रुप था उसमें इतने मेंबर्स थे, और जो दूसरा ग्रुप था उसमें आपके, ठीक है, 666 इंडिविजुअल्स थे, जिसमें आपको क्या बोलते थे, आपके अमा गार्ड्स बोलते थे, या फिर देखिए अमा कुर्ग बोलते थे, जो कि बिलोंग करते थे आपकी हाईली ब्रह्मनाइज्ड ग्रुप ऑफ कुर्ग सोसाइटी को, राइट। तो ये मतलब कि किसको के बिलोंग करते थे, जो ब्राह्मणाइज जो होते हैं कुर्ग सोसाइटी के, उसको ही बिलोंग करते थे। लेकिन बाद में कैसा हुआ कि जो कुर्ग थे वो आपके सना कुर्ग और मला कुर्ग में डिवाइडेड हो गए थे, राइट। तो ये आपको कुर्ग के बारे में कुछ बातों को ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हम देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे हम कि ट्राइब्स एंड कास्ट इन कुर्ग के बारे में। यहाँ पे देखिए जो कुर्ग आपका विलेज था वहाँ पे आपकी 40 से भी अधिक जातियाँ और जनजातियाँ मौजूद थी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो जातियाँ थी, जैसे कि आपकी ब्राह्मण प्रिस्ट हो गए, कन्या एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, बना हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, कारपेंटर हो गए, गोल्ड स्मिथ, वॉशरमैन, बार्बर, पोलिया, मेमेदा, ठीक है। तो ये सभी आपकी यहाँ पे जातियाँ और जनजातियाँ थी, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम में होता है कि जो भी ब्राह्मण्स होते हैं उनका काम क्या होता है, पढ़ाना होता है, पुजारी का काम होता है। और जो क्षत्रिय होते हैं उनका काम आपके वॉर को यानी कि युद्ध को लड़ना होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी इस विलेज में जो भी आपकी जातियाँ और जनजातियाँ थी उनके अलग अलग काम थे, उनको अलग अलग काम्स में डिवाइडेड किया गया था, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे श्रीनिवास ये भी कहने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो हमारे कुर के लोग थे वो जो रीति रिवाज होते थे, बहुत सारे वैदिक मंत्र होते थे, उसका पालन एक तरह से नहीं करते थे दोस्तों। जैसे आपका देखिए जो भोजन होता है उसमें जो गौ मांस यानी कि जो गाय का मांस होता है उसको छोड़ करके वो आपके सुअर का मांस भी खाते थे, आपके शराब को भी पीते थे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वो लोग करते थे। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि जहाँ पे जो आपकी जातियाँ और जनजातियाँ हैं वो क्या क्या काम को करते थे। यहाँ पे देखिए पहला क्या है आपका, ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर, यानी कि जो लोहार होते हैं और बढ़ई होते हैं वो आपके कृषि उपकरण हो गए। जो आपके डोमेस्टिक जो घरेलू उपयोग में जो उपकरण बनाने का काम होता है वो सब इनका होता था, ठीक है। जो गोल्ड स्मिथ यानी कि जो सुनार होते थे वो आपके क्या करते थे, जो आपके कंछेदन होता है ना, जैसे लड़के का कंछेदन हो गया, लड़की का कंछेदन हो गया, ठीक है। तो ये सारे काम किसका होता था, सुनार का होता था। और जैसे बहुत सारे जो ऑर्नामेंट्स होते थे गोल्ड और सिल्वर के, वो भी हमारे कौन बनाते थे, आपके सुनार बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, वॉशरमैन की धोबी की बात हो रही है यहाँ पे। जो कपड़े धोने का काम था वो कौन करते थे, आपके वॉशरमैन करते थे, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, अभी देखिए जो बार्बर होते हैं, ठीक है, जो बार्बर यानी कि नाई होते थे वो काम करते थे यानी कि कुर को शुद्ध करते थे एक तरह से। जैसे दाढ़ी बनवाना हो गया, जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद हम लोग क्या करते, जो घर के मर्द होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो जा करके क्या करते हैं, अपने जो बाल होते हैं उसको बनवाते हैं यानी कि मुंडन संस्कार करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन करते थे, आपके बार्बर यानी कि नाई करते थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपके क्या आएंगे, मैद आएंगे, यानी कि ये एक शिल्प होते थे, जो आपकी टोकरी होती है और जो बांस के जो बर्तन होते उसको बहुत ही बेहद सुंदर तरीके से वो बनाते थे, राइट। तो ये सभी काम आपके मैदा के थे। उसके बाद देखिए जो मोस्ट ऑफ द जो वर्क था, जो फार्म का जो हमारे यानी कि जो खेत के जो काम होते थे वो अधिकतर कौन करते थे, आपके पोलिया करते थे दोस्तों। तो ये सभी यहाँ की जो जातियाँ और जनजातियाँ थी ये इस तरह के काम में अलग अलग डिवाइडेड थी, ठीक है। तो आगे हम अब बात करेंगे आपकी
ओका के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे ये देखिए आपकी पैट्रिनियल सोसाइटी थी, यानी कि पितृसत्तात्मक सोसाइटी थी, जहाँ पे देखिए जो महिलाएं होती थीं उनको इस समुदाय में बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जाता था। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जैसे कि देखिए कोई भी आपका काम होता था वहाँ पे देखिए जो महिलाएं होती थी वो घर की जो किचन होता है रसोई में ये रहती थी, अपने जो भी काम है उसको करती थी, और जो पुरुष होते थे वहाँ के उसको घर के मतलब कि सारा टाइम अपने घर के बाहर ही व्यतीत करते थे, राइट। इस तरह की जो चीज़ें चल रही थी वहाँ पे। और जो देखिए हमारे इंडिया में कैसा होता है कि जो हमारे ब्राह्मण होते हैं उनको बहुत ही उनको हायर कास्ट में रखते हैं लोग, ठीक है, यानी कि जो भी मतलब उनको बहुत ही हाई पोजीशन पे रखते हैं, और जो शूद्र होते हैं उनकी बहुत ही लोअर पोजीशन पे रखते हैं, राइट। और उनको बहुत ही जो ब्राह्मण्स होते हैं उनको कंसीडर किया था कि ये लोग बहुत ही सैक्रेड यानी कि पवित्र हैं, राइट। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे देखी गई थी। और जैसे देखिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि यहाँ पे इस सोसाइटी में जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, जैसे आपके मंथली में क्या ऐसा होता है कि जो वुमेन्स होती हैं उनको पीरियड्स होते हैं, तो 3 दिन के लिए अपने घर के बाहर रहती थी, और जो चौथे दिन कैसा होता था कि स्नान करके ये बात लेकर के फिर अपने जो नेचुरल रिचुअल्स होते थे उनको निभाती थी, लाइक इस तरह की चीज़ें वहाँ पे चल रही। जैसे अपने मूवी देखी थी पैडमैन, तो वहाँ पे यही अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी गई थी कि ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं, इसमें आपको घर के बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब कि आप जैसे होता है बहुत छुआछूत मानते कि आप ऐसा कुछ छू नहीं सकते हो, लाइक इस तरह की जो चीज़ें वो मतलब कि नहीं माननी चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आजकल की सोसाइटी में जो अभी भी वही छोटी सोच रखते हैं कि ये सब कुछ नहीं छू सकते हो अपने, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब देखिए जैसे इनके घर में जो भी आपके मंदिर होते थे वहाँ पे आप चप्पल नहीं पहन के जा सकते हो, रसोई में आप चप्पल नहीं पहन के जा सकते हो, मतलब उसको बहुत ही पवित्र चीज़ मानते थे। जैसे जो लोग मतलब की तरह से जो ब्राह्मण्स होते हैं वो चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे संस्कृताइजेशन, उसी तरीके से ये लोग भी आपके जो आपके किचन होते हैं, जो आपके मंदिर होते हैं वहाँ पे आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे भगवान है ना, मंदिर में भगवान है, तो इसलिए उसको बहुत ही पवित्र मानते थे, राइट। और दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों यही है कि जो आपके यहाँ पे पुरुष होते थे वो भी जो भी आपके रिचुअल्स होते थे उसको ऐड करने से पहले स्नान करते थे, पवित्र कपड़े पहनते थे, उसके बाद ही जो चीज़ें उसको करते थे दोस्तों, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कोई अगर फंक्शन हो गई, जैसे कोई फसल कटाई हो गई, कोई उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसमें जो पुरुष होते थे बहुत ही नाचते गाते थे, धूमधाम से मनाते थे, लेकिन जो उनकी वहाँ की महिलाएं होती थी उनको दूर से देख करके बस खुश हो रही होती थी, राइट। इस तरह की चीज़ें वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, वो सिर्फ बस बैठ करके दूर से मतलब कि खुश हो रही होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पे बिल्कुल भी औरतों को सम्मान नहीं था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे देखिए एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदुज़्म। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका जो स्ट्रक्चर था हिंदू सोसाइटी का वो परफॉर्म किसी में होता है, कास्ट सिस्टम में होता है, जिसमें जो आपके ब्राह्मण्स होते हैं उनको टॉप पे रखा जाता है, ठीक है, और जो आपके अनटचेबल होते हैं उनको आपके मतलब एकदम नीचे रखा जाता है। और यहाँ पे देखिए जो हिंदुओं की अपनी एक फिलॉसफी होती है, राइट। जैसे आपका देखिए कुर्म में कैसा था कि आपके जो मैरिड मैन था उसकी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसका हाइयर स्टेटस था, मतलब उसको बहुत ही सम्मान के साथ देखते थे, और जो बैचलर होते थे उसको मतलब कि कम आंकते थे, राइट। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे थी। इसीलिए जो वहाँ पे मैरिज था उसको बहुत ही मतलब कि एक तरह से प्रिपेयर कंडीशन में माना जाता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी किसको, मैरिज को दोस्तों, ठीक है। जैसे आपका देखिए कुर्ग में कैसा होता था, अगर कोई भी आपके जो वेपन्स होते यानी कि जो हथियार होते थे उसको एक पर्टिकुलर डे में मतलब कि पूजा की जाती थी उसकी, जिसमें उनके जो एस्ट्रोलॉजर यानी कि जो ज्योतिष होते थे वो बताते थे कि आपको इस दिन यहाँ पे पूजा करनी है, जो भी उनके औजार होते थे, ठीक है। और उसको देखिए फिर उसके बाद क्या होता था, वहाँ पे फेस्टिवल परफॉर्म किया जाता था, जैसे कि फसल कटाई होती है उसके बाद वहाँ पे फेस्टिवल को परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। जो वहाँ के जो ओगा के हेड होते थे वो किसको जो मतलब कि जो एक वेपन होता है, जो मैं वेपन की बात कर रही हूँ, वो उनके जो मतलब कि कुर के लोग थे उनको वो हैंडेड करते थे। जैसे यहाँ पे कौन कौन से आपके मतलब कि कंपटीशन, जैसे हाई जंप हो गया, स्टोन थ्रोइंग हो गया, राइट। इस तरह की चीज़ें थी, कंपटीशन थे, वो परफॉर्म किए जाते थे, और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब सेलिब्रेट किया जाता था। तो ये सब बातें यहाँ पे थी, ठीक है, कि किस तरह से जो कुर के लोग हैं वो आपके फेस्टिवल को मनाते थे दोस्तों। उसके बाद देखिए जैसे हमारा त्रिमूर्ति है, ठीक है, जो त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट भी आपका हिंदुज़्म का है। जैसे आपका देखिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे जो क्रिएशन है वो किसकी, ब्रह्मा की है, मेंटेनेंस किसने किया हुआ है और प्रिजर्व किसने किया, वो आपके विष्णु ने किया, और जो डिस्ट्रॉयर और ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर का काम किसका, आपका शिवा का है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं आपके दो त्रिदेव, यानी कि आपके क्या बोलते हैं इसको, देखिए ब्रह्मा विष्णु और महेश बोला जाता है ना, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, यानी कि ये आपके बनाने वाले, ये आपके मेंटेन करने वाले, और ये आपके डिस्ट्रॉय या फिर ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं।
तो ये हमारे हिंदुज़्म में 3 एस्पेक्ट्स को मानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने पूरी बातें डिस्कस करी आपकी कुर्ग के बारे में, कि जिसमें एम एन श्रीनिवास ने आपकी स्टडी करी थी कुर्ग विलेज के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए, अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी है आपका, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। आप इसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप एडवांस बुक को भी देख लीजिएगा एक बार। बट मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस बुक को, मतलब कि जो मेरे वीडियोस को देख रहे हो, इसके बाद आपको इग्नू के कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। ठीक है, मैंने काफ़ी स्टडी करके यहाँ पे चीज़ों को बताया हुआ है। तो इसकी जो पीडीएफ है उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, शालू वाजपेयी नेम से है। ठीक है, शालू वाजपेयी नेम से आप सर्च करोगे, आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगी। आप आसानी से इसमें रीड कर सकते हो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। अगर कोई परेशानी होती तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। अगर कोई कमी रह गई तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जो आगे आने वाले वीडियोज़ होंगे उसमें बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आपको बताऊँगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये। प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।